अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो मेरे बेटे, जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले चैप्टर 16 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 17 केपीके का चैप्टर नंबर 16 बनता है, पंजाब का चैप्टर नंबर 17 है और फेडरल का भी चैप्टर नंबर 16 है। तो मेरे बेटे, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर नंबर 1 में हम बहुत सी बातें डिस्कस करेंगे मेरा बेटा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और अगेन मेरी एक हम्बल सजेशन होती है कि जब आप लेक्चर सुन रहे हो, देख रहे हो, तो कोशिश कर लिया करें कि हैंड फ्री लगा लें ताकि आपको लेक्चर को समझने में किसी किस्म का कोई इशू ना आए। अब मेरे बेटे, सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में अगर मेरा बेटा बात करें तो इसका मतलब क्या है यार, ये टॉपिक का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। मेरे बेटे जरा ध्यान कीजिएगा। सपोज आपके पास एक रबड़ का बना हुआ बॉल है, एक रबड़ का बना हुआ बॉल है। इसके ऊपर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है मेरा बेटा कि ये रबर बॉल या तो स्क्वीज हो जाएगा, मतलब इसमें क्या आ जाएगी, डिफॉर्मेशन। हम इसकी शक्ल को तब्दील कर देते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स। मैं नेक्स्ट लफ्ज लिख रहा हूं कि मेरा बेटा हमने इसको डिफॉर्म कर दिया, क्या अप्लाई करके मेरा बेटा, फोर्स अप्लाई करके। लाइक अगर इसकी ओरिजिनल शेप ये थी, अब यहां तक आ गया, बट हुआ कब, जब हमने इस पे क्या लगाई, फोर्स लगाई। अब मेरे बेटे, ऑब्जेक्ट की लेंथ में, ब्रेड्थ में, विड्थ में, वॉल्यूम में, शक्ल में तब्दीली फोर्स के लगाने की वजह से आना, इसे मेरा बेटा हम नाम देते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। बाय अप्लाइंग द डिफॉर्मेशन और बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, जो डिफॉर्मेशन आती है, डिफॉर्मेशन लेंथ के लिहाज से भी हो सकती है, डिफॉर्मेशन वॉल्यूम के लिहाज से भी हो सकती है, और डिफॉर्मेशन उसके एरिया के लिहाज से भी या शेप के लिहाज से भी हो सकती है। तो इस तब्दीली को, चाहे उसको आप ऑब्जर्व करें सॉलिड में, चाहे आप उसको ऑब्जर्व करें लिक्विड्स में, या चाहे आप उसको ऑब्जर्व करें गैसेस में, इसको मेरे बच्चे हम नाम देते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। और ये कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। क्लियर है मेरे बच्चे, यहां तक कोई इशू? ठीक है मेरा बेटा। अब जरा स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं। अब मेरे बेटे, जब आपने यहां पे फोर्स अप्लाई की, जब आपने यहां पे फोर्स अप्लाई की, डिफॉर्मेशन आई, तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज आती हैं। एक जगह पे मैं लिख रहा हूं मेरा बेटा इलास्टिसिटी। अगर मैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूं तो शायद पंजाब में ये है, केपीके में नहीं है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। फर्स्ट टॉपिक है इसका, ताकि आपको सॉलिड्स के बारे में क्लियर हो जाए। इसके बाद हम एक्सेल जो टॉपिक है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है, उसकी तरफ जाएंगे। फिलहाल इलास्टिसिटी, और उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास आ जाता है प्लास्टिसिटी। एक हमारे पास आ गया मेरा बेटा इलास्टिसिटी, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया मेरा बेटा, प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ और अगर फोर्स हटाने से वो दोबारा फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, तो ऑब्जेक्ट की उस प्रॉपर्टी को, उस खासियत को हम क्या नाम देते हैं, इलास्टिसिटी का। उस प्रॉपर्टी, उस खासियत को क्या नाम दिया जाता है मेरा बेटा, इलास्टिसिटी। इफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स। आप जो फोर्स लगा रहे थे, अब अगर आपने वो फोर्स हटा दी है और ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, अपनी औकात में वापस आ जाता है, तो मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं, इलास्टिसिटी। जैसे किसी चीज को स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच करने के बाद वो दोबारा किस वजह से आ रहा होता है मेरा बेटा, इलास्टिसिटी। जैसे कि एग्जांपल हम हमेशा याद करते, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में, तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, जो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स है वो किस खूबी की वजह से होती है मेरा बेटा, इलास्टिसिटी की वजह से।
किसकी वजह से होती है? इलास्टिसिटी की वजह से। अब मेरे बच्चे मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, या जैसी उसकी शक्ल पहले थी वैसी हो जाए। अब प्लास्टिसिटी क्या होती है? ये लफ्ज आपने पहली दफा सुना होगा इससे पहले। अगर ऑब्जेक्ट की शेप परमानेंटली चेंज हो जाए, अगर ऑब्जेक्ट की शेप परमानेंटली, जैसे कि आपने एक प्लास्टिक के बॉल को इस तरह कंप्रेस किया, वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आया, जब आपने फोर्स हटा दी, तो उसको हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? प्लास्टिसिटी। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? प्लास्टिसिटी। इफ परमानेंटली डीफॉर्म्ड, इफ परमानेंटली डीफॉर्म्ड, अगर वो परमानेंटली डीफॉर्म हो जाता है। परमानेंटली डीफॉर्म के लिए एग्जांपल वेट क्ले। वेट क्ले का मतलब क्या होता है बेटा? गीली मिट्टी, गारे की। आप जब उसके ऊपर फोर्स लगाओगे दोबारा कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगी। और यहां पे आप एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं, जो आपके पास मेरा बेटा ये बात की जाती, जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होती हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होती हैं, अगर आप उन पे फोर्स लगाओ, उनकी शक्ल में तब्दीली आ गई, जैसे ही आप फोर्स हटाओगे दोबारा फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएंगी। तो मेरे बेटे हमने ये कहा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उसकी शक्ल में, उसकी शेप में परमानेंटली डायमेंशन में चेंज आ जाता है, या फिर परमानेंटली चेंज नहीं आता। तो जिसमें चेंज नहीं आता वो हमारे पास इलास्टिसिटी आ गई, और जिसमें परमानेंटली चेंज आ गया वो हमारे पास प्लास्टिसिटी आ गई। क्लियर हो गया बेटे? यहां तक कोई इशू? यहां तक समझ आ गई? अब मेरे बेटे नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ध्यान से मेरा बेटा, आप लोगों ने ये बात पहले बड़े अच्छे से सुनी होगी। मैं यहां पे लफ्ज लिख रहा हूं स्ट्रेस। अब अगर आप इसको स्ट्रेस को समझ लोगे तो स्ट्रेन समझ में आएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन आ गया तो इलास्टिसिटी आ जाएगी। सारी तीनों चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का है, आसान है। स्ट्रेस को डिनोट किया जाता है सिग्मा से, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से। मेरे बेटे इसको प्रेशर भी कहते हैं, इसको प्रेशर भी कहते हैं। और आपने कहा कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है मेरा बेटा? प्रेशर। कि अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो मतलब क्या अप्लाई कर रहा हूं? स्ट्रेस। स्ट्रेस को भी दबाव कहते हैं, ये जहनी दबाव का शिकार है, एक अलग टर्म है, मैं से उसका वर्ड का मीनिंग बताना चाह रहा हूं। प्रेशर भी क्या होता है? दबाव होता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर इसके मैं यूनिट की बात करूं तो वो क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आपको पता है कि आप क्या यूज करते हैं? पास्कल। क्या यूज करते हैं मेरा बेटा? पास्कल। अब मेरे बच्चे स्ट्रेस अप्लाई करना किसी ऑब्जेक्ट पे मतलब फोर्स लगाना। अब जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो हमारे पास मेरा बेटा स्ट्रेस की 3 टाइप्स आती हैं। स्ट्रेस की कितनी टाइप्स आ रही है मेरा बेटा? 3। अब मेरे बच्चे सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं टेंसाइल, उसके बाद मेरे बेटे मेरे पास आ जाता है वॉल्यूमेट्रिक, और एक हमारे पास आ जाता है मेरा बेटा शेयर, या फिर आपके पास वॉल्यूमेट्रिक के बाद हाँ जी शेयर ही है, शेयर स्ट्रेस। स्ट्रेस की कितनी किस्में की बात कर रहे हैं मेरा बेटा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, 1, 2 और ये आ गया मेरा बेटा 3। अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने से उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, मतलब या तो लेंथ कम हो रही है या लेंथ ज्यादा हो रही है, क्या करने से मेरा बेटा? बाय अप्लाइंग द फोर्स। लेकिन आप उसको क्या करें? बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस। बाय अप्लाइंग द फोर्स अगर किस में चेंज आ रहा है मेरा बेटा? लेंथ में। बाय अप्लाइंग, जब किसी भी एरिया पे स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो अगर उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, फोर्स लगाई या एक स्ट्रिंग है उसको खींचा, उसकी लेंथ में क्या आ गया? इंक्रीज। बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस और फोर्स, इफ देयर इज चेंज इन, if there is
चेंज इन लेंथ, अगर उसकी लेंथ में तब्दीली आती है तो इस तरह के स्ट्रेस को क्या नाम दिया जाता है मेरा बेटा? टेंसाइल स्ट्रेस का। क्या नाम दिया जाता है? टेंसाइल स्ट्रेस का। एक और एक छोटी सी बात इसमें लिखी जाती है कि अगर स्ट्रेस अप्लाई करने से लेंथ डिक्रीज हो, डिक्रीज द लेंथ, तो इसको कंप्रेसिव टेंसाइल का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? कंप्रेसिव टेंसाइल। क्या नाम दे दिया? कंप्रेस, मतलब कंप्रेस कर दिया, लेंथ को कम कर दिया। ये आ गया मेरा बेटा। अब यहां पे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कि आपके पास कोई वायर थी, ठीक है, जिसकी कोई भी डायमेंशन थी, आपने उस पर फोर्स लगाई और उसकी लेंथ में क्या आ गया मेरा बेटा? चेंज। ओरिजिनल लेंथ उसकी एल थी, अब क्या होगी? डेल्टा एल। ठीक है, आपकी उसने उसकी लेंथ में क्या कर दिया? चेंज। या फिर अगर पहली लेंथ उसकी L1 थी, अब क्या आ गई मेरा बेटा? L2। लेंथ इंक्रीज होगी या फिर आप उसकी लेंथ को क्या कर दो? डिक्रीज कर दो। तो ऐसे स्ट्रेस को क्या नाम देते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर हो गया मेरा बेटा? अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूम लफ्ज से ये बात क्लियर हो रही है कि इस पे स्ट्रेस अप्लाई करने से अगर किस में चेंज आए? वॉल्यूम में। चेंज इन वॉल्यूम बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस। चेंज इन वॉल्यूम बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस अप्लाई करने से सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये हो सकती है, एक बैलून है या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है कोई भी, आपने फोर्स लगाई तो थोड़ा सा उसका साइज क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो मेरा बेटा जब वॉल्यूम में चेंज आए तो ऐसे स्ट्रेस को क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसमें कोई मुश्किल मेरा बेटा? क्लियर है? अब लास्ट वन आते हैं। सपोज अगर आप ये कर देते हो, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट इस शेप का है, आपने फोर्स अप्लाई करके उसकी शेप को थोड़ा सा क्या कर दिया? चेंज कर दिया, उसकी डायमेंशन को थोड़ा सा बदल दिया, टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा इस तरह स्ट्रेच किया, हर तरह से उसकी शक्ल में क्या आ गई? तब्दीली आ गई। अगर उसकी शेप में चेंज आए, उसके एरिया में, उसकी शेप में चेंज आए, डायमेंशन के लिए जब बात करते हैं शेप की तो हम एरिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरा बेटा? एरिया की। अगर बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस चेंज इन डायमेंशन, अगर उसकी डायमेंशन में तब्दीली आ जाती है तो ऐसे स्ट्रेस को क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? शेयर। SHEAR। क्या नाम दिया मेरा बेटा? शेयर स्ट्रेस का। क्या नाम दिया मेरे बच्चे? से स्ट्रेस का। ये हो गया हमारे पास पूरा शेयर। अब आता है मेरे बेटा स्ट्रेन की तरफ। जब आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, डीफॉर्मेशन आ गई। आपने तीन तरह की डीफॉर्मेशन को तीन तरह के नाम दे दिए। लेंथ के लिए टेंसाइल, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूमेट्रिक, एरिया के लिए शेयर। तीन हो गए मेरे बेटे। अब तीन तरह की डीफॉर्मेशन को तीन तरह से ही मेजर किया जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ डीफॉर्मेशन, मेजरमेंट ऑफ डीफॉर्मेशन, कितनी डीफॉर्मेशन हुई? पहले लेंथ अगर 2 थी, अब 4 हुई, तो इस डीफॉर्मेशन को मेजर करना क्या कहलाता है मेरा बेटा? स्ट्रेन। अगर तीन तरह का स्ट्रेस था तो तीन तरह का क्या होगा? स्ट्रेन। सो लिख सकते हैं मेरा बेटा, मेजरमेंट ऑफ डीफॉर्मेशन कॉल्ड स्ट्रेन। एक सिंपल सी लाइन लिख ली हमने, मेजरमेंट ऑफ डीफॉर्मेशन। मेजरमेंट ऑफ डीफॉर्मेशन, इसको मेरे बेटे हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रेन का। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? मेजरमेंट ऑफ डीफॉर्मेशन कॉल्ड स्ट्रेन, इसको मेरे बच्चे क्या नाम देंगे? स्ट्रेन का। अब तीनों की बात करते हैं, तीनों तरह के स्ट्रेन। स्ट्रेन को एक्चुअली मेरा बेटा डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन नॉट से। किसे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। अब इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता उसकी बात अभी करते हैं। नो यूनिट।
अब मेरे बच्चे सबसे पहले आ जाते हैं, अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेन की बात करूं, जैसे वही था ना मेरे बेटे, टेंसाइल स्ट्रेस थी, टेंसाइल वॉल्यूमेट्रिक शेयर, स्ट्रेन भी क्या होगी, टेंसाइल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर आप कंपैरिजन करते हो ओरिजिनल लेंथ का चेंज इन लेंथ के साथ, कि पहले इतनी लेंथ थी अब इतनी लेंथ आई, तो आपने क्या मेजरमेंट कर ली, डिफॉर्मेशन। आपने क्या मेजर कर ली, डिफॉर्मेशन। भी पहले लेंथ अगर 2 थी अब 4 थी, तो आप कंपैरिजन ही कर रहे हो ना, पहले इतना था अब इतना आया, तो किसकी मेजरमेंट होगी, डिफॉर्मेशन की। उसको हमने नाम दे दिया स्ट्रेन का। अगर आप लेंथ का कंपैरिजन कर रहे हो तो वो स्ट्रेन फिर आपके पास क्या कहलाएगी मेरा बेटा, टेंसाइल स्ट्रेन। क्या कहलाएगी मेरे बेटे, टेंसाइल स्ट्रेन। अब जरा देखो मैं शॉर्टली लिख रहा हूं, टेंसाइल स्ट्रेन। अगर लफ्जों में लिखो तो आप क्या लिखोगे मेरा बेटा, ये देखो सिंपली, टेंसाइल स्ट्रेन एक्चुअली इज, आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, चेंज इन लेंथ विथ ओरिजिनल लेंथ, या फिर आप नीचे लिख लें कंपैरिजन बिटवीन चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। आपने मेरी जानिए क्या किया, यहां पे कंपैरिजन किया चेंज इन लेंथ का, किसके साथ मेरे बेटे, ओरिजिनल लेंथ का, तो क्या आ गया, टेंसाइल स्ट्रेन। सिंपली स्ट्रेस अप्लाई करने से डिफॉर्मेशन आई, डिफॉर्मेशन को 3 तरह का नाम दे दिया गया, और वो डिफॉर्मेशन कितनी है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेन। क्लियर होगी मेरे बेटे। अब जरा बच्चे जरा गौर करना, सेकंड क्या एग्जांपल आएगी आपके पास, टेंसाइल स्ट्रेन के बाद अब किसकी बात करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। तो क्या आएगा मेरा बेटा, सारी डेफिनेशन तो बिल्कुल सेम रहेगी, सिर्फ चेंज इन लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फॉर्मूला मुझे बताएं क्या होगा मेरे बेटे, डेल्टा वी ओवर वी। कितना चेंज आया, जब भी चेंज की बात करते हो तो पहली वाली वैल्यू देखते हो ना, पहले इतनी थी अब इतनी आई है। और जब भी मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में या डेली लाइफ में कंपैरिजन किया जाता है तो उन दो क्वांटिटीज के दरमियान रेशो ली जाती है। रेशो का मतलब दोनों को आपस में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। क्लियर है यहां तक, कोई मसला यहां तक मेरा बेटे। उसके बाद मेरे बेटे अगर आप बात करते हो कि जी डायमेंशन में कितना चेंज आया, किसमें कितना चेंज आया मेरा बेटा, डायमेंशन में, उसकी शेप में कितना चेंज आया, तो मेरे बेटे वो हमारे पास क्या होता है, शेयर स्ट्रेन। हम क्या करेंगे, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए। सपोज उसकी जो ओरिजिनल जो लेंथ थी, ओरिजिनल जो डायमेंशन थी, इसको इधर से भी ऐसे कर लें चाहे, जो ओरिजिनल डायमेंशन थी उसकी मेरा बेटा, वो आपके पास मेरे बच्चे आ रही थी ए। कितनी आ रही थी, ए। आपने उसमें चेंज कर दिया, उसको क्या नाम दे दिया, डेल्टा ए का। अच्छा मेरे बेटे यहां से ना एक और फॉर्मूला भी बनता है, टेंजेंट थीटा आपने पढ़ा बेटा, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। एक्चुअली अगर इसको ट्राइंगल देखो तो ये परपेंडिकुलर बन रहा होता है और ये क्या बन रहा होता है मेरा बेटा, बेस। तो इसलिए इसको वैसे टेंजेंट थीटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा, टेंजेंट थीटा। क्लियर हो गया। डिफॉर्मेशन को मेजर किया तो स्ट्रेन आ गया, डिफॉर्मेशन को सिर्फ ऑब्जर्व किया तो स्ट्रेस था। अब मेरे बेटे आगे आ जाते हैं, वो पैरामीटर जो आपको यह बताएगा कि किस मटेरियल ने जब आपने उसकी शेप में तब्दीली लाई आपको कितना रेजिस्ट किया, कितना रोका, उसको कहते हैं मेरा बेटा इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं मेरे बेटे, इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के लिए सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो किस लॉ से मिलती है, हुक्स लॉ। आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, फिर फर्स्ट ईयर में आके भी पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, स्प्रिंग वाले केस में। मेरी जान मुझे ये बताएं, आप जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे, जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे, टेंसाइल की बात करोगे तो उतना ज्यादा चेंज आएगा, उतनी ज्यादा डिफॉर्मेशन आएगी। यही बात है ना, मैं जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करूंगा स्ट्रेन भी उतना ही ज्यादा होगा, स्ट्रेस कम होगा तो स्ट्रेन भी क्या होगी,
कम होगी। स्ट्रेस का मतलब क्या है, मैं जितनी ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, स्ट्रेन का मतलब क्या है, उसकी लेंथ में, उसके वॉल्यूम में, उसके एरिया में उतना ही चेंज आएगा। तो ये बात आप लिख सकते हैं, ये हुक्सला ने कहा था और ये प्रूव भी हुआ कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। भाई डिफॉर्मेशन उतनी ही आएगी ना जितनी आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे। स्ट्रेस अप्लाई नहीं करोगे तो डिफॉर्मेशन भी नहीं आएगी। दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। इस डायरेक्ट रिलेशन के लिए दरमियान में इक्वलिटी लाने के लिए हम हमेशा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज करते हैं। मैं लिख देता हूं मेरा बेटा, स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन। मतलब यहां पे जो कांस्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इलास्टिसिटी। अब मेरे बच्चे, इलास्टिसिटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। जैसे आपने कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पढ़ी थी ना, Q ओवर V, कि अब यहां पे देखो, जितना ज्यादा स्ट्रेस करते जाओगे स्ट्रेन भी क्या होता जाएगा मेरा बेटा, बढ़ता जाएगा। इलास्टिसिटी आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट। एक मटेरियल है कॉपर का, उसके ऊपर जितनी ज्यादा आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे स्ट्रेन भी उतना ही ज्यादा होगा। दोनों क्वांटिटीज में रेशियो लोगे, हर पॉइंट पे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर इसमें 2 का चेंज आया तो इसमें भी 2 का चेंज आ गया, इसमें 2 कम हुए तो इसमें भी 2 कम हो गए। तो रेशियो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इट मींस कि इलास्टिसिटी आपके पास क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट। क्या रहती है, कांस्टेंट। अब ऐसा तो नहीं कि इलास्टिसिटी, हर मटेरियल की डिफरेंट इलास्टिसिटी है, हर मटेरियल की डिफरेंट इलास्टिसिटी है। अब इलास्टिसिटी को डिफाइन कैसे करना है, इलास्टिसिटी वो वैल्यू है जो आपको ये बताएगी कौन सा मटेरियल कितना हार्ड है और कौन सा मटेरियल कितना सॉफ्ट है, किस में ज्यादा चेंज आया, किस में कम चेंज आया, क्या अप्लाई करने से मेरा बेटा, स्ट्रेस। और चेंज को क्या कहते हैं, स्ट्रेन। इसका मतलब है आप दो चीजों के दरमियान फर्क देखोगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन। कितना मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया और कितना चेंज आया। अब यहां से ही आप सारी चीज क्लियर कर सकते हो, अपनी फाइनल डेरिवेशन तक पहुंच सकते हो। मैंने लिखा आपके पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का। ये आपको क्या बता रहा है कि अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा अप्लाई करते हो, लेकिन फर्ज करो जो स्ट्रेन है वो इतना ज्यादा पैदा नहीं होता, कम होता है, तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। इलास्टिसिटी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये एग्जाम्पल लेता हूं मेरा बेटा, यहां पे मैंने लिख दिया सेम। आपके पास 2 वायर हैं, एक कॉपर का है और एक दूसरी आपके पास रबड़ की है। एक कॉपर की वायर है, दूसरी आपके पास रबड़ की वायर है। दोनों की लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया सब कुछ सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। अब आपने यह बताना है इन दोनों में से कौन सा मटेरियल ऑन द बिहाफ ऑफ इलास्टिसिटी कि ये ज्यादा आपके पास हार्ड होगा और ये वाला सॉफ्ट होगा। आप दोनों पे सेम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, आप दोनों पे सेम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। अगर दोनों पे सेम स्ट्रेस अप्लाई करने से तो जी मेरा बेटा, हम ये बात कर रहे थे कि अगर दोनों पे सेम फोर्स आपने लगाई, कॉपर पे भी और रबड़ पे भी, आपने ये देखना है कि आपको रुकावट कब ज्यादा होगी। डेफिनेटली सबको पता है किसके मुकाबले में होगी, कॉपर में। अब इलास्टिसिटी मैं इन दोनों से पूछता हूं कि यार इन दोनों में इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा होगी। आप देखोगे यार इसमें चेंज कम आया, अगर इसमें चेंज कम आया तो इलास्टिसिटी इसकी क्या आएगी, ज्यादा। यहां डिवीजन में आंसर जितना कम आएगा ऊपर वाले का आंसर उतना ही ज्यादा आएगा। अब मेरे बेटे इसका मतलब क्या हुआ कि जो मटेरियल जितना ज्यादा हार्ड होगा, सख्त होगा, उसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। और जो मटेरियल जितना सॉफ्ट होगा, ई की वैल्यू उतनी ही उसकी कम होगी। क्लियर होगी मेरे बच्चे। ये मिसकंसेप्शन हमारी होती है, हम ये समझते हैं कि जो मटेरियल जितना इलास्टिक है वो उतना सॉफ्ट है।
बल्कि ऐसा नहीं है। अगर मैं छोटी सी फॉर्म अपनी तरफ से लिख रहा हूं कि यार आपकी जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की, वो डायरेक्टली रिलेट किसके साथ करती है मेरा बेटा? हार्डनेस के साथ। हार्डनेस का मतलब मटेरियल की मजबूती पे डिपेंड करती है। कोई मटेरियल कितना मजबूत कब होगा, ये हमें क्या बताएगी मेरा बेटा? इलास्टिसिटी। कौन बताएगा? इलास्टिसिटी। अगर स्प्रिंग, और मैंने यहां पे कॉपर और रबड़ की एग्जांपल ली, तो देखने में जो रबड़ है वो आपके पास बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, हम ये समझते हैं कि शायद इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी इलास्टिसिटी कम है और कॉपर की इलास्टिसिटी ज्यादा है। जिस मटेरियल की शक्ल को, वॉल्यूम को, एरिया को तब्दील करने में आपको जितनी ज्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा, उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन याद रखना, किसी एक मटेरियल की जो इलास्टिसिटी है, जैसे कॉपर है, डायमंड है, या जो भी मटेरियल है, अभी मैं आप लोगों के सामने जब बात करूंगा 3 टाइप्स पढ़ाने के बाद, तो डायमंड इस नेचर का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है। इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी? सबसे ज्यादा। उसकी इलास्टिसिटी है 1120 बिलियन पास्कल। कि अगर आप 1120 बिलियन पास्कल की फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई करो, तो तब जाके उसकी लेंथ को आप डबल कर सकते हो। कितनी? तो बिलियन में फोर्स लगाना हमारे लिए क्या मेरा बेटा? बहुत मुश्किल है। अब मेरे बच्चे जरा पढ़ दें। आपने सबसे पहले स्ट्रेस की 3 टाइप्स पढ़ी, स्ट्रेन की 3 टाइप्स पढ़ी, तो इलास्टिसिटी भी तो 3 तरह की होगी ना। एक स्ट्रेस किसके लिहाज से होगा? टेंसाइल के लिहाज से। उसका स्ट्रेन भी इसके लिहाज से होगा। एक स्ट्रेस आपका कौन सा मेरा बेटा? स्ट्रेस हर तीनों मटेरियल पे लगाओ, तीनों तरह पे स्ट्रेस आपने अप्लाई की, इस केस में भी स्ट्रेस आपने अप्लाई की, इस केस में भी स्ट्रेस आपने अप्लाई की, इस केस में भी। मतलब वायर को चेंज करने के लिए तब भी स्ट्रेस लगाया, वॉल्यूम को चेंज करने के लिए तब भी स्ट्रेस लगाया, और किसको चेंज करने के लिए स्ट्रेस लगाया मेरा बेटा? एरिया या शेप को। तो आप इस स्ट्रेस का जब तीनों तरह की स्ट्रेन के साथ कंपैरिजन करोगे, तो इलास्टिसिटी भी कितनी आ जाएगी? 3 तरह की। इलास्टिसिटी भी कितनी आ जाएगी मेरा बेटा? 3 तरह की। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये वाली चीज रेस कर दूं, क्योंकि मेरा बेटा अगर मैं ये टॉपिक कंप्लीट करना, कोई आता भी है तो हम उससे ले लेंगे 5 मिनट। गौर करना, बड़ा मजेदार टॉपिक है। अब मेरे बच्चे, हम आ जाते हैं इलास्टिसिटी। सबसे पहले तो ये बात होगी कि ये चीज याद रखना, जो आपकी इलास्टिसिटी है ना, वो लेंथ पे, शेप में या इन चीजों पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यार ना तो ये स्ट्रेस पे डिपेंड कर रही है और ना ये स्ट्रेन पे डिपेंड कर रही है। तो जब इन दोनों पे डिपेंड नहीं कर रही, इनके फॉर्मूला में जो जो चीजें आएंगी ये उन पे डिपेंड नहीं करती। इलास्टिसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेस, डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेन। ये इन पे डायरेक्टली, इन दोनों पे रिलेट नहीं करती। अब मेरे बच्चे, हमें इलास्टिसिटी के बारे में, अब सबसे पहले मैं अगर आपसे ये कहूंगा मुझे इसका यूनिट बताएं। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला तो ये होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, लेंथ का यूनिट भी मीटर, इसका यूनिट भी मीटर, तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता। वॉल्यूम का मीटर क्यूब तो फिर भी कोई यूनिट नहीं आएगा। मीटर स्क्वायर तब भी कोई यूनिट नहीं आएगा। इसलिए मैंने शुरू में कह दिया था कि आपके पास स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। अब इसका यूनिट बताएं। स्ट्रेस का यूनिट तो क्या होता है बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको पास्कल लिख लेते हैं। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। इसका मतलब है इलास्टिसिटी का यूनिट भी क्या बन गया आपके पास? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बच्चे ये बात? इलास्टिसिटी का यूनिट भी क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलें जी, अब आ जाते हैं इलास्टिसिटी की तीनों टाइप्स के ऊपर। बड़ा आसान है मेरा बेटा, अगर समझो तो। इलास्टिसिटी की पहली टाइप, अगर मैं, आपने सुना होगा यंग्स मॉडुलस, मैंने पहला लफ्ज लिख दिया यंग्स। अब ये यंग्स मॉडुलस क्या है मेरा बेटा? जब आप रेशो लेते हैं स्ट्रेस की किसके साथ? टेंसाइल स्ट्रेन के साथ। स्ट्रेस की किसके साथ रेशो ली? टेंसाइल स्ट्रेन के साथ। भाई कितना स्ट्रेस अप्लाई करने से कितना स्ट्रेन पैदा हुआ? कौन सा स्ट्रेन? टेंसाइल। स्ट्रेन तो वॉल्यूमेट्रिक भी है, स्ट्रेन तो शेयर भी है। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं किसका मेरा बेटा? स्ट्रेस
डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन, सिर्फ स्ट्रेन नहीं, टेंसाइल स्ट्रेन। तो इस वक्त जो मेरे पास इलास्टिसिटी आती है उसे यंग्स मॉडुलस कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरा बेटा? यंग्स मॉडुलस। इसको मेरे बच्चे वाई से डिनोट करते हैं। आपको पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? एफ ओवर ए। टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एल ओवर एल। क्या है ना बेटा? डेल्टा एल ओवर एल। अब याद रखना, कुछ बहुत से लोग सोचते हैं यार अब इसका भी यूनिट निकालना पड़ेगा। ओ भाई ये तो इलास्टिसिटी की टाइप है ना, इलास्टिसिटी की कोई भी टाइप आएगी तो यूनिट हमेशा उसका क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मेरी जान चलें, ये तो इसकी बात होगी कि हमने बात कर ली यंग्स मॉडुलस क्या कहलाता है, ये चीज हो गया, डन। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड लिखा हुआ है मेरा बेटा आपके पास बल्क। क्या लिखा हुआ है? बल्क। जब आप स्ट्रेस का कंपैरिजन करोगे, मैं एफ ओवर ए लिख दूं स्ट्रेस की जगह पे, स्ट्रेस का कंपैरिजन करोगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ। स्ट्रेस का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ। तो वो क्या आएगा? डेल्टा वी ओवर वी। ऐसे इलास्टिसिटी को क्या नाम दिया जाता है? बल्क मॉडुलस। और इसको डिनोट करते हैं मेरा बेटा के से। यूनिट तो उसका भी क्या आएगा मेरा बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया मेरा बेटा? आगे जरा तशरीफ लाएं, लास्ट रहेगी। तीसरी टाइप की बात करनी है। तीसरी टाइप में कौन सा स्ट्रेन आ रहा है? शेयर स्ट्रेन। अगर मेरे बेटे इसको कहते हैं यंग्स बल्क, और एक हमारे पास आता है मेरा बेटा शेयर, उसका नाम भी क्या है मेरा बेटा? शेयर। जैसे शुरू में शेयर स्ट्रेस था और शेयर स्ट्रेन पढ़ते आ रहे हैं, और इसके मॉडुलस का या इसकी इलास्टिसिटी का नाम भी क्या है? शेयर स्ट्रेन। अगर इसको डिनोट कैपिटल जी से किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी के साथ। अगर मेरे बच्चे आपके पास आप स्ट्रेस का कंपैरिजन कर रहे हो डेल्टा ए ओवर ए के साथ, तो मेरे बच्चे ये स्ट्रेन की या इलास्टिसिटी की कौन सी टाइप आ गई मेरा बेटा? शेयर। क्लियर हो गया यहां तक? अगर इजाजत हो तो दूसरा बोर्ड रेज कर दूं। टॉपिक आपका तकरीबन यहां पे खत्म हो जाता है, लेकिन अब कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं जो इससे रिजल्ट मिलता है कि डेली लाइफ में, उसकी बात करते हैं। ये थी हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। पहले स्ट्रेस, फिर उसकी मेजरमेंट, और फिर दोनों का कंपैरिजन। एक को नाम दिया स्ट्रेस का, दूसरा स्ट्रेन, और जो कंपैरिजन आया वो क्या आया? इलास्टिसिटी। उसको क्या नाम दे दिया मेरा बेटा? इलास्टिसिटी। अब मेरे बच्चे जरा देखना, वाई 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी की 3 टाइप्स ही क्यों हैं? क्वेश्चन तो ज़हन में आना चाहिए ना कि अगर आप इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो इसकी 3 ही टाइप्स क्यों हैं? वाई 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी? सॉलिड में हमने बात की, हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड की कर रहे थे, साथ लिक्विड और गैसेस की भी बात कर रहे हैं मेरे बच्चे। सम मेटेलिक मटीरियल, जैसे कि आप बात करो मरकरी की और वाटर की, मैं 2 लफ्ज लिख रहा हूं। मरकरी ये भी लिक्विड है आपके पास, वाटर ये भी लिक्विड है आपके पास। इस बात का तो पता है मेरा बेटा आपको? मरकरी भी वाटर है, सॉरी लिक्विड है, और वाटर भी आपके पास लिक्विड है। इन दोनों का यंग और शेयर मॉडुलस, मतलब इनकी इलास्टिसिटी यंग और शेयर दोनों जब देखी गई, यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस, इन दोनों की ये वैल्यू देखी तो वो आपके पास क्या है? 0। टेबल आपकी बुक में बना होगा इन दोनों का। इसका मतलब है कि यंग्स मॉडुलस या शेयर मॉडुलस, या फिर आप बात करें कि यहां पे मरकरी या वाटर में फोर्स लगाने से कोई वॉल आपके पास टेंसाइल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, या फिर आप बात करते हो शेप में कोई चेंज नहीं आता। क्या आप फोर्स लगाकर मरकरी की शक्ल तब्दील कर सकते हैं? पानी की शक्ल तब्दील कर सकते हैं? इसका मतलब हुआ कि ये दोनों चीजें वैलिड ही नहीं है। किसके लिए मेरा बेटा? लिक्विड्स के लिए, और दूसरा गैसेस के लिए। लिक्विड्स के लिए और क्या गैस की शक्ल को तब्दील किया जा सकता है? उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। इट मींस कि अगर मैं फ्लूइड्स की बात करूं, लिक्विड और गैसेस की बात करूं, तो उनके लिए मेरे बेटे आपके पास इन जनरल ये बात लिखी जा सकती है कि ये नॉट वैलिड। अगर इसका मतलब फिर क्या बनता है? दूसरा रिजल्ट क्या बनता है कि अगर आप बात करोगे मेरा बेटा कि
यंग और शेर मॉडुलस, ये जो आप चेंज का या कंपैरिजन की बात करते हो या इलास्टिसिटी की बात करते हो, ये यंग और शेर ये दोनों सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है मेरा बेटा? सॉलिड्स के लिए। किसके लिए मेरा बेटा? सॉलिड के लिए। यंग और शेर किसका कंपैरिजन नहीं कर सकते? ना लिक्विड का कर सकते हैं, ना गैसेस का कर सकते हैं। यंग और शेर किसके लिए काम कर सकते हैं मेरा बेटा? सॉलिड के लिए। अब एक तो बच गया बल्क, ठीक है। अब मेरे बेटे वॉल्यूमेट्रिक चेंज तो गैसेस में भी आता है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज सॉलिड में भी आता है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज लिक्विड में भी आता है। इसका मतलब है जो बल्क मॉडुलस है ये लिक्विड के लिए भी वैलिड है, सॉलिड के लिए भी वैलिड है और गैसेस के लिए भी वैलिड है। तो मेरे बेटे बल्क वैलिडिटी तीनों के लिए है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाऊं, आपने स्पीड ऑफ द साउंड कैलकुलेट की थी अपने फर्स्ट ईयर के लेप्लास करेक्शन, इस तरह का कोई टॉपिक पढ़ा था आपने? स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां एक फॉर्मूला आया था E ओवर डेंसिटी, ये E इलास्टिसिटी थी। अब मेरे बेटे आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, मैंने टॉपिक का नाम आपको कहा कि ये टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। नेक्स्ट लेक्चर किनका? उनसे पहले कह देना सर कह रहे हैं कि 5 से 7 मिनट दे दें, ठीक है। मेरे बच्चे मुझे आप खुद ये बात बताएं अपनी थोड़ा सा दिमाग लगाकर कि अगर यहां पे इलास्टिसिटी की 3 टाइप्स हैं और हम स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कौन सी वाली फिर इलास्टिसिटी हो सकती है? मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, अभी मैंने 2 वैलिडिटी बताई कि यंग्स और शेर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होते हैं? सॉलिड के लिए। लिक्विड और गैसेस के लिए ये इलास्टिसिटी नहीं हो सकती। मैंने कहा ये फॉर्मूला है स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर का। ये कौन सा फॉर्मूला है? स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर का। स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर का फॉर्मूला है। अगर स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर कैलकुलेट करनी है, यहां पे इलास्टिसिटी लिखी हुई है, तो ये कौन सी इलास्टिसिटी होगी? यार कितने जाहिल लोग हो, कौन सी इलास्टिसिटी होगी भाई? बल्क वैलिड, बल्क ही वैलिड है ना। यंग और शेर तो हो नहीं सकते, तो मेरा बेटा फिर कौन सी आएगी? बल्क। इसीलिए मेरे बेटे इसका लास्ट फॉर्मूले में शायद वो इस तरह बनता था गामा P ओवर डेंसिटी। तो मतलब यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो कौन सी होती है? बल्क। कौन सी होती है मेरा बेटा? बल्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs भी है और माशाल्लाह भोंगे लोग मेरे बेटे बैठे हुए हैं, सारी चीज बता दी है, फिर भी सुमुन बुकमुन में फॉर्मूला अर्जुन। यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चे? अब मेरे बेटे मैं थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द यंग्स मॉडुलस करवाना चाहूंगा, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। इसको रेज कर दूं? रोक दें इसको, अजान सुन लें, इसको समझने की कोशिश करना। आप ये समझो कि आप एक MCQ कर दिए स्टार्ट? चलें ठीक है मेरा बेटा, आप भी समझिएगा ये क्या बात करने जा रहे हैं। पहली बात मेरी जान ये है कि मेरे बेटे फर्ज करो आपके पास एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल वायर है। यूनिट का मतलब होता है 1, ऐसी वायर जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो और उसकी चौड़ाई को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसकी चौड़ाई भी कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ 1 मीटर है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। आप क्या करो, अगर आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हो और इसकी लेंथ को डबल कर देते हो, पहले अगर लेंथ L थी अब आपने कितनी कर दी? 2L। कितनी कर दी मेरा बेटा? 2L। आप इसका यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करें। हमने एक ऐसी वायर के ऊपर फोर्स लगाई है जिसका एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। उसकी लेंथ में कितना चेंज आया? पहले लेंथ कितनी थी मेरा बेटा आपके पास? 2L। अब L थी, अब कितनी होगी? 2L। चेंज कैलकुलेट करने के लिए फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। क्या आएगा? 2L माइनस L डिवाइडेड बाय L। यहां पे क्या आ गया? F1 को नीचे लिख दिया, L ओवर L, ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल। तो फाइनल रिलेशन क्या बन रहा है? Y किसके इक्वल आ गया मेरा बेटा? F के। Y किसके इक्वल आ गया? F के। तो यहां से मैंने यंग्स मॉडुलस की एक डेफिनेशन बनाई कि यंग्स मॉडुलस इज द फोर्स, यंग्स मॉडुलस इज द फोर्स दैट डबल्स द लेंथ। जो लेंथ को क्या कर देता है मेरा बेटा? डबल कर देता है। यंग्स मॉडुलस वो फोर्स है जो किसको डबल कर देती है? किसको डबल कर देती है? लेंथ को। अब
आपने फोर्स का यूनिट यहां पे ये भी बड़ा न्यूटन होता है मेरा बेटा। अब जरा ध्यान करना मेरे बच्चे, दो मटेरियल की मैं एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। सबसे पहले मेरे बेटे आपके पास है एक लाइक एल्यूमिनियम की एक वायर थी, एल्यूमिनियम यहां पे एल्यूमिनियम, जिसके लिए ये प्रॉपर्टी है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल वायर है मेरे बच्चे। इसकी लेंथ को डबल करने के लिए, इसकी लेंथ को डबल करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर है? 70 बिलियन पास्कल। 70 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ बिलियन के लिए 10 रेज़ की पावर 9 आता है पास्कल। मतलब अगर मैं एक यूनिट वायर के ऊपर 70 बिलियन पास्कल फोर्स लगाऊंगा तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। इसका मतलब नहीं कि हर दफा 70, अगर कॉपर होगा तो उसके लिए क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। फोर्स की जो अमाउंट है वो हर मटेरियल के लिए क्या होगी? डिफरेंट होगी। बट यंग्स मॉडुलस इज द डेड फोर्स दैट डबल्स द लेंथ। इसी तरह मेरे बेटे जब इसका कंपैरिजन किया गया ना डायमंड के साथ, हीरा, डायमंड की जो मेरा बेटा आपके पास वैल्यू हुआ है 1120 बिलियन पास्कल, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1120 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 9 पास्कल। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि डायमंड की जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो कितने टाइम? अबाउट 100 टाइम्स ग्रेटर आ रही है। किसके साथ मेरा बेटा? इसके साथ। मतलब इसमें शेप में तब्दीली लाने के लिए आपको 1120 बिलियन पास्कल फोर्स रिक्वायर है। इसलिए कहा जाता है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द नेचर, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ नेचर। तो यहां से यह बात पता हमें चल रही है कि जिस मटेरियल की वैल्यू में, जिसकी शक्ल में तब्दीली लाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़े और उसकी शक्ल में चेंज बहुत कम आए, उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो हमने यही कहा था कि इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। अगर डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड है तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि उसकी इलास्टिसिटी भी बहुत ज्यादा है। ये था मेरा बेटा हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसके बाद इंशाल्लाह फिर बात होगी, मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।